नमस्कार दोस्तों, ये सही की जानकारी आपने पिछले वीडियो में प्राप्त की होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ का। पीएफ में बहुत सारे कंसर्न आते हैं, तो फिर से रोहित जी का स्वागत है और ये पीएफ के बारे में पूरी जानकारी आई है, इनसे डिस्कस करते हैं। तो रोहित जी, पीएफ के बारे में बताइए कि पीएफ क्या है, लोगों को क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, इसका तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, और हिंदी में कहते हैं तो उसको कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि। तो जो भविष्य निधि होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। जैसे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये भी समझिए कि वैसे एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है जो काफी अनस्किल्ड स्किल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनस्किल्ड के, हाईली स्किल्ड के लिए भी है, सबके लिए। हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी किया गया है कि इतने 15,000 जिनका बेसिक सैलरी हो उनको काटना है, डिडक्शन करना। तो ये तो 15,000 सिंपलिटली आप अगर बेसिक के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो बहुत लोगों का सैलरी 50,000 40,000 के आसपास जाएगा, तो वो भी समझिए कि अनस्किल्ड स्किल टाइप का ही एम्प्लॉय है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 15,000 से भी ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। सबसे पहले उसके बारे में हम जाए, कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 एक्ट को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय जब होते थे तो उसको कवर्ड किया जाता था। सरकार ने उसको घटा के भी 10 कर दिया है। मतलब मान के चलिए कि जैसे हमारे ऑफिस में 10 एम्प्लॉय होंगे तो हमारा कवर्ड हो जाए। सबसे तो एरिया कवर्ड होना चाहिए। जैसे हम मान लें कि हम एसी में जाते हैं तो एसी की टिकट होनी चाहिए, आरसी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि भाई हमारे यहाँ 10 एम्प्लॉय होगा तभी हम कवर होंगे। अगर 10 से 9 रहेंगे, 8 रहेंगे, 7 रहेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो वहां पे कंप्लायंस करने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती। तो ये चीज तो क्लियर है कि जिस जगह जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम करेंगे वो 1952 एक्ट है वो कवर्ड हो जाएगा। अब सवाल है कि उसका बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे उठा सकते हैं, उसका एडवांटेज, सरकार ने इसको लागू क्यों किया। तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत सारे, जैसे सरकारी नौकरी में लोग कहते हैं कि भाई हम सिक्योर्ड है, हमारा कुछ पैसा कटता है, हम जब रिटायर्ड करेंगे तो हमको ये पैसा मिलेगा, हम अगर मर भी जाएंगे तो हमको ये मिलेगा। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? तो सरकार ने इस पे बहुत ठोस कदम उठाया कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करना है जो प्राइवेट हो, जिनके यहाँ 10 एम्प्लॉय हो। तो सिक्योरिटी और पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कर्मचारी के लिए भविष्य निधि। कि भाई कभी कभी क्या होता है कि पैसा का जरूरत पड़ता है लोन के लिए, बेटी की शादी करनी है, रिपेयरिंग करानी है, तो भाई पैसा तो सरकारी वाले बोलते हैं कि भाई हम तो पीएफ से एडवांस ले लिए, तो भाई प्राइवेट वाले क्या करेंगे? तो उनके यहाँ भी यही सुविधा है। चलिए हम आते हैं, इसी से शुरुआत करेंगे। पीएफ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? सबसे पहले इसकी बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना जाता है। तो सबसे पहले तो एक चीज हो गया कि 15,000 कम से कम बेसिक होना चाहिए। अगर किसी का 15,000 से ज्यादा बेसिक है, 20,000 है, 25,000 है, तो वो हो गया कि आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे, लेकिन 15,000 पे ही कटना नियम के हिसाब से। जैसे 18,000 हमारा पीएफ अति बेसिक हो गया तो हम 15,000 पे ही कंट्रीब्यूशन कटवाएंगे। तब क्या कि भाई कंट्रीब्यूशन का रेट क्या हुआ, तो 12% जो है अपना एम्प्लॉय से कटेगा और 12% ही एम्प्लॉयर से कटेगा। तो ये पैसा कहाँ जाता है, किस अकाउंट में जाता है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए 15,000 का मेरे हिसाब से 1280 रुपया अगर आप कैलकुलेट करेंगे समथिंग आएगा। तो वहां पे अकाउंट होता है, तो अकाउंट 1 में आप देखिएगा कि वहां पे 12% और 3.67% यूएन पोर्टल पे जो दिखता है। हाँ नहीं, अकाउंट नंबर 1 में वो चला जाता है, जिसको हम लोग पीएफ कहते हैं। उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भाई 12% है, पैसा तो उसमें दिखता नहीं। तो 12% के अलावा 3.67% जो एम्प्लॉयर देता है वो राशि चला जाता है अकाउंट नंबर 1 में, जिसको हम लोग पीएफ कहते हैं। और जो रेस्ट अमाउंट है 8.33% वो चला जाता है पेंशन फंड में। तो 2 भाग में उसको बांट दीजिए। तीसरा जो एक और भाग है 0.5% चला जाता है, वो EDLI हो गया, एडमिन चार्ज, लेकिन वो आपको नहीं देना, वो एम्प्लॉयर को देना। लेकिन जो बेसिक चीज है, जो बेनिफिट का चीज है, 2-3 चीज आता है। एक तो प्रोविडेंट फंड, एक तो पेंशन फंड, और तीसरा EDLI। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। पीएफ में क्या हुआ कि हम 12% कटवा दिए, हर महीना वही है, 15 तारीख का आपका ड्यू डेट है कि भाई काट के उसको अगले महीने में जमा कर दें। अब इसका फायदा क्या है? तो आप देखेंगे कि आपकी राशि और उनकी राशि अगर दोनों बराबर राशि कटती है तो एक अच्छी खासी राशि, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप नियम के हिसाब से जब 58 साल में रिटायर करेंगे, चाहे ए कंपनी में काम करें चाहे बी कंपनी में। पहले क्या होता था कि मैंने डिस्कशन किया था ESIC वालों में कि एक यूएन नहीं 10 यूएन हो जाता था तो फिर दिक्कत होता। सरकार ने उसको आधार कार्ड से क्या किया कि लिंक कर दिया। तो अब सवाल ही नहीं है गड़बड़ी की। जैसे ही आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ बोलिएगा कि हमारा यूएन नंबर नहीं है, सो हमको जानकारी नहीं, पिछली कंपनी नहीं दिया, वो जैसे ही आपका नंबर डालेगा और आधार कार्ड डालेगा तो ऑटोमेटिक वही नंबर उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
तो एक सबसे पहला बेनिफिट हो गया कि आपको दिक्कत है ही नहीं, आपको 50 यूएन का टेंशन ही खत्म हो गया, एक ही यूएन रहेगा जो आपको कभी जनरेट हुआ था। दूसरा चीज जब हम आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट पार्ट, तो 12% एक मेजर राशि होती है। आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हम भी जॉब करते थे, हमने भी एडिको और बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम किया, तो काफी पैसा मुझे भी लगभग 10-12 लाख रुपया निकला। तो एक अच्छा लगा कि चलो कम से कम नौकरी छोड़े, तो लोग कहता था कि क्या है तुम्हारे पास, तो एक अच्छी राशि। तो जब 58 साल का आपका हो जाएगा, नियम के हिसाब से 1952 एक्ट में लिखा हुआ कि जब आप रिटायर्ड करेंगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा, आपको विड्रॉ करना है। लेकिन क्या ऐसा है कि बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम पैसा जमा कर रहे हैं, हमारी बेटी की शादी है, हमको मकान रिपेयरिंग करना है, या कुछ ऐसे 4-5 कैटेगरिया दिया गया है पीएफ में, तो विड्रॉ करना है। एडवांस की प्रोसेस है आपका। क्या प्रोसेस है? जैसे मान लिया कि मिनिमम कम से कम 6 महीना का तो कंट्रीब्यूशन होना 6 महीना का contribution। इसके बाद आप जा सकते हैं विड्रॉ में। विड्रॉ में ऐसे नहीं कि आपकी पूरी राशि निकलेगी। आप जैसे मान लिया कि हमको डॉटर का मैरिज करना है, तो डॉटर को मैरिज करना है, तो जो कैलकुलेशन है पीएफ का लेस देन, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, कम होना चाहिए बेसिक से नीचे और कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैरिज के लिए भी मिल जाएगा, मकान बनाने के लिए मिल जाएगा। अगर तो मुझे पैसा निकालना तो कैसे निकालेंगे? अभी सरकार ने बहुत आसान तरीका एक अपना दिया है कि यूएन को एक्टिवेट कीजिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसको बोला जाता है। आप अपने साइट पे जाएंगे, कर्मचारी भविष्य निधि के साइट पे जाएंगे, यूएन को एक्टिवेट कर लीजिए। पहले आपके मोबाइल से वो लिंक है, जैसे ही यूएन एक्टिवेट कीजिएगा तो ईच एंड एवरीथिंग आपका शो हो जाएगा, मतलब कंपनी नाम, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपकी सैलरी क्या है, वहां पे आपका फोटो से लेके बैंक अकाउंट से लेके केवाईसी सारा चीज रिफ्लेक्ट करता है। मान लिया कोई नाम वगैरह मिसिंग है तो आप वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पोर्टल, सेल्फ पोर्टल आपको दिया गया है कि उसमें जो चीजें हैं बहुत ही क्लियर है। पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी क्या होता है, पीएफ का पैसा चुरा लेता था लोग। जैसे आप 800 रुपया दिए तो वो 500 ही जमा किया, या दिया तो आपने जमा ही नहीं किया। तो राज्य सरकार ने बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन करके एक आईटी को डेवलप करके ऐसा कर दिया है कि आपके साथ चोरी नहीं कर सकता, आप उसको देख सकते। तो पैसा बिल्कुल आपका सिक्योर है, आप यूएन एक्टिवेट करके आप अपना देख सकते हैं। अब यूएन एक्टिवेट की बात करें तो वहाँ पे एक कंसर्न आता है बहुत सारे लोगों के साथ कि डेट ऑफ बर्थ एरर होता है, उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ये जो अभी आप प्रणव जी बात करा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ एरर होता है, नेम होता है, वो पहले होता था, अब नहीं होता है। अभी उसमें डिफाइन कर देता हूँ। पहले क्या होता था कि जब फर्स्ट टाइम आया था, तो मुझे याद है कि आज से 15 साल 18 साल पीछे जाएंगे, तो पहले क्या होता था, किसी कंपनी का कोड जनरेट हुआ कि पीएफ कोड आपको मिल गया। पीएफ कोड के आधार पे क्या होता था ना, वहां पे जैसे मान लिया कि पटना है तो बीआर हो गया, पटना का कोड है तो पीएटी हो गया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कोड, उसके बाद आता था पीएफ नंबर। यूएन नंबर उसके बाद धीरे धीरे जनरेट हुआ। पहले क्या होता था 3A 6A हम लोग रिटर्न, मैं बता तो पूरा ओथी कर दे रहा हूँ, फॉर्म 3A फॉर्म 6A वगैरह भरते थे रिटर्न हम लोग, वहां पे गड़बड़ी के चांस रहता था। तो अब आप जो पूछना चाहते हैं, मेन कंसर्न आपका क्या है? मेन कंसर्न है कि जैसे अभी जैसे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा। अच्छा, राइट। अब जब नेक्स्ट उनका एंट्री तो हो गया पुराने आधार के साथ, अब 6 महीने बाद वो यूएन एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर वहां लॉग इन कर रहे हैं, तो वहां पे एरर आ गया। नहीं, अभी देखे होंगे आप, न्यूज भी देखे होंगे। ज्वाइंट पहले तो ऐसा होता था कि ज्वाइंट, अभी भी है, मैनुअल तो चूंकि अभी बंद, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आता था। वो कैसे? जैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी साइन करेगा, आप भी साइन करेंगे, और दोनों साइन करके जो करेक्ट है, जिससे जो रॉन्ग नेम है, जो करेक्ट नेम है, जो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, उसको सारा लिख के साइन करके आप कंसर्न एम्प्लॉयर के माध्यम से इसको आप सही करें। हाँ, अभी नहीं, अभी आपको भी दे दिया गया है। अभी अच्छा, आपको खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको जाएंगे यूएन एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन उसमें आपको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड। एक चीज और है, अगर तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, एक और ये भी बड़ा कंसर्न आता है कि लोग मोबाइल नंबर बदल देते हैं। ऑप्शन है आपके पास, तो उसको कैसे? नहीं, आप साइट पे चले जाइए, आप साइट पे चले जाइए, आप अपना जो पासवर्ड वगैरह से लॉगिन कर लीजिए, आप न्यू नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, आप चेंज कर लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। नहीं, अगर जो जैसे कि मैं लॉगिन करने के पहले अगर मोबाइल नंबर चेंज, आपके पास ऑप्शन आता है, देखिएगा वहाँ पे। अच्छा, उसका भी ऑप्शन? यूएन जैसे ही यूएन नंबर डालिएगा, चेंज मोबाइल नंबर, तो आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सुविधा आ गया, वो सारी सुविधा आपको साइट पे मिल जाएगी। साइट पर मिल जाएगी। अब आ जाते हैं
विड्रॉल का, जैसे मान लीजिए बेटी की शादी है, यूएन पोर्टल पे आपको वहां से तो कितना % हम निकाल सकते हैं? मोर देन 60% के आसपास, 70% आप निकाल सकते हैं। बेटी की शादी, जमीन खरीदने, मकान रिपेयरिंग, इन सब चीजों में हाँ, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ आपका बैंक वगैरह देना और कुछ नहीं, अपडेट करना, सारा चीज तो है ही सिस्टम में, मतलब कुछ सिर्फ रिक्वेस्ट डालना है आपको। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं देना कि नहीं, वो सब आपके पास है, पहले देना पड़ता है, अपलोड करना, वो अभी नहीं है सर। अब वैसा कोई प्रूफ आप जाइए सिस्टम में, जाइए वहाँ पे सब रिफ्लेक्ट करना, कीजिए उसको, सब कुछ आपके अकाउंट में विदिन 7 डेज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, विदिन 7 डेज के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर। अब एक क्वेरी पेंशन को लेके, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग तो पीएफ निकाल लेते हैं, उनका पुराना कंपनी का पेंशन बहुत सारे लोग नहीं निकालते, पेंशन वो कैसे चेक कर पाएंगे कि वो निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? इसका क्या? देखिए, पेंशन के लिए सबसे पहला चीज तो समझना पड़ेगा कि पेंशन के लिए क्यों रखा गया। पेंशन तो सबसे पहले विड्रॉ नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, नहीं होता है। अब उसमें कैसे होता है ये भी बताते हैं उसका टेंशन। आप पूरी तरह से नौकरी छोड़ दिए, जैसे आप बड़ा कंसर्न किए कि भाई हम फला कंपनी, ए कंपनी में थे, बी कंपनी में गए तो हम सिर्फ पीएफ निकाले, पीएस निकालने, लेकिन आप तो जॉब में कंटिन्यू है ना, आप तो कंटिन्यू है। फिर आपने सी कंपनी ज्वाइन किया तो आप फिर पीएफ निकाले, लेकिन पेंशन फंड में पैसा आप नहीं निकाल पा रहे, फिर तो आप कंटिन्यू है। आप प्रॉपर्ली रीजनेशन देके सिस्टम से हट जाएंगे तभी ना आपका विड्रॉ होगा। नहीं तो एक चीज समझना है कि अगर जो किसी बंदे को जैसे वो पीएफ निकाल लिया, अब उसका पेंशन है नहीं है, वो कैसे पता कर पाएगा? आप डाउनलोड कीजिए ना पासबुक, हाँ, आपका पूरा रिफ्लेक्ट है भाई, जैसे बैंक का पासबुक है उसी तरह का पासबुक है आपका, पेंशन का भी। हाँ बिल्कुल, दोनों आपका है, कॉलम बना हुआ, पेंशन का कॉलम बना हुआ। दूसरी चीज क्या है कि पीएफ के एडवांटेज के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं कि पीएफ का फायदा क्या है। एक तो सबसे मेजर है कि आपको एक पैसा, एक मुश्त राशि मिल जाती है, रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी खासी राशि मिल जाती है। अगर 58 साल के बाद उसमें आपको स्कीम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे मान लें कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, 58 साल हो गया, रिटायरमेंट कर गए, तो स्कीम सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद बैंक में जमा कर देंगे, डिपार्टमेंट को दे देंगे, तो हमारा पेंशन जो है लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके हमको मिल जाएगा। एक चीज हो गया। दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा मेजर बेनिफिट है, कभी कभी ईएसआईसी के माध्यम से मैंने बताया कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है बहुत सा, तो इसमें भी प्रावधान है। क्या बेनिफिट है इसमें? सबसे पहला चीज है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उनके नॉमिनी को पेंशन मिलेगा, वो एकदम तय है और टिल लाइफ तक। उसका कोई मतलब है लास्ट बेसिक अकॉर्डिंग है कि वो बंदा नहीं, वो डेवन से या 10 साल पूरा नहीं, वो डेवन से कवर है, डेवन से कवर। ऐसा नहीं कि उसमें उसके ईएसआईसी की तरह है कितना दिन का कंट्रीब्यूशन, ये कवर आपका डेवन से हो जाता है। ईडीएलआई के माध्यम से एक और सबसे बड़ी राशि अभी 6.5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलता है, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है जो कि वो सर्वाइव कर सके, खड़ा हो सके। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि आपको पेंशन आपके फैमिली को मिलेगा जो नॉमिनी है उसको, और ईडीएलआई के माध्यम से 6.5 लाख के आसपास आपकी राशि मिल जाएगी। तो एक पेंशन तो चालू हो गया, ईडीएलआई की राशि मिल गई, और जो उसका पैसा बचा हुआ था जो डेथ से पहले उसका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन था वो भी आपको नॉमिनी को मिल जाए। तो मेजर बेनिफिट है उसके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो पीएफ को लेके, ईएसआईसी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।